नमस्कार दोस्तों। जो मैं डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, पहले उसे मैं 140 की स्पीड से बोलूँगा। उसके पश्चात यही डिक्टेशन मैं 160 की स्पीड से बोलूँगा। तो रेडी हो जाइए। स्टार्ट। शिक्षा संस्थाओं में जब कभी भी मुझे बुलावा आता है, मैं वहाँ जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्र में भी मेरी पहले से काफ़ी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला, मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही है, क्योंकि इस महाविद्यालय में इस राज्य में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जाति तथा उन्नति का इतिहास है। इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले ऐसे सच्चे समाज सुधारक के द्वारा की गई थी, जिनके हृदय में बहुत मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी, और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आपका यह कन्या महाविश्वविद्यालय भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था, और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी है, आपकी एक मूल निधि है, जिसे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही हैं, वे इस विद्यालय के सीमित दायरे में से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल पर आधार पर उसे योग्यतापूर्ण संभाल सकने में सफल हो सकेंगी। जब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, तब आगे आपका व्यवहारिक और क्रियात्मक जीवन रहेगा, और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आप यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकताओं की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भांति समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली भांति जानती हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों को कितना महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट स्थान रहा है। पैरा। जब हम भारत की संप्रदायों और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबंध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रदान होंगे। इसका अपने सुधार और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रदान है। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के क्षेत्र श्रम प्रदान तरीके का उपयोग होता है, और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से
कतई भिन्न क्षेत्रों में भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग हैं। अन्य स्थानों से लेकर आज भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वह ठीक उन्हीं कारणों में किए जाते हैं। ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करके बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों के अपेक्षित मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या है। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियां और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वाले देशों में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने में क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुबंध करने के स्थान पर और कुछ नहीं ले सकता। तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेष रूप से उस स्थिति में जब अत्यंत टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेज़ी से हो रही है और उनके पुराने पड़े हुए दर भी बहुत ज़्यादा हैं। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जा सकती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखना सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है। स्टॉप। अब यही मैटर हम 160 की स्पीड से बोलेंगे, तो रेडी हो जाइए। स्टार्ट। शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्र में भी मेरी पहले से काफ़ी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला, मैं उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही है, क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जाति और उन्नति का इतिहास है। इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक द्वारा की गई थी, जिसके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षाएं संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासक द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थी, और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। आपका यह कन्या महाविद्यालय में भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था। आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी है, आपकी एक अमूल्य निधि है, जिसे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही हैं,
वे इस विद्यालय के सीमित दायरे से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल पर और आधार पर उसे योग्यतापूर्ण संभाल सकेंगे और सफल हो सकेगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यवहारिक और क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकताओं की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप ये भली भांति समझ सकेंगी कि आपका अपने जीवन में क्या करना है। आप यह भली भांति जानती होगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान था। पैरा। जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रदान होंगे। इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेशों से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित की गई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रदान है। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रदान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों में भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग हैं। अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वह ठीक ही कारणों से किए जाते हैं और यह उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेगी। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रदान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर कर रहे हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में अपेक्षित मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या है। उसी के साथ जहां पूंजी प्रदान, टेक्नोलॉजियाँ और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन के साथ साथ चलते हैं, उनका अपने स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय जो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी न कम कुशल है। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का आयात करने वाले देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने में भी क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संप्रदायों और इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में जो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान के करने के स्थान पर कुछ नहीं ले सकता, तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेषकर उस स्थिति में जब यंत्र टेक्नोलॉजी में भी विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है और उसके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जा सकती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा किया जा सकता है। उदारीकरण प्रक्रिया का उत्पादन इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच में बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज के उदारीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, रचनात्मक समायोजन हो रहा है। स्टॉप।